हाय एवरीवन। तो भाई कैसे हो आप सब। भाई आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो इस वीडियो को देखने के बाद ना आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को सीखने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने के लायक हो जाओगे। इस बात को अच्छे से दिमाग में बैठा लो। सर क्या बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी जो क्वेश्चन प्रूफ करने वाले होते हैं उनको भी क्या हम 30 मिनट में 30 सेकंड में कर सकते हैं? भाई उनको तो नहीं, बट कई सारे क्वेश्चन जिनको सिर्फ प्रॉपर्टी देखकर करा जा सकता है आज मैं उनको आपको सिखाने वाला हूं। तो प्रॉपर सबसे पहले प्रॉपर्टी समझो, हर क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बस एक बार मैं बता दूं आपको, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के हम प्रॉपर्टीज वाले पोर्शन पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो भाई देखो सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे इसे हम। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है सुनो। देखो द डिटर्मिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड यानी अनचेंज इफ इट्स टू रोज आर चेंज इनटू कॉलम, सॉरी इफ इट्स रोज आर चेंज इनटू कॉलम एंड द कॉलम इनटू रो, दिस इज नॉन एज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन। सर ये है क्या, हमें तो नहीं समझ में आया। देखो सिंपल सी बात है, आप जब ट्रांसपोज करते हो या नहीं करते हो, हाँ या ना, सोच के देखो। ट्रांसपोज करते हो ना। सर कैसे? जैसे कोई हमने डिटर्मिनेंट बनाया या मैट्रिक्स बना दी, मान लो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। अब आप इसका एक डिटर्मिनेंट फाइंड करते हो जो कि मैंने लास्ट क्लास के अंदर सिखा चुका हूँ। फिर आप इसके रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दो, ठीक है। 4 1 1 4 1 1 8 2 3 8 2 3 9 3 1 9 3 1। तो आपने देखा ना, जो रो थी वो क्या बन गई, कॉलम, और जो कॉलम थे वो क्या बन गई, रो। तो इस केस में ना जो डिटर्मिनेंट पहले था अब भी डिटर्मिनेंट वही रहेगा, यानी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज। ये इक्वल रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। बोलो सिंपल सी बात समझ में आ गई क्या? बिल्कुल। अब सेकंड प्रॉपर्टी है ऑल जीरो प्रॉपर्टी। ये क्या होती है कि अगर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में तीनों एलिमेंट को जीरो बना दो। ध्यान से सुनो, जैसे अगर मान लो 3 ऑर्डर 3 की हमारे पास डिटर्मिनेंट बनाना है या ऑर्डर ऑफ 3 बोल दो, यहाँ 0 0 बन गया और यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो इस केस में ना अगर यहाँ 3 0 मुझे दिखाई देगा तो इसका डिटर्मिनेंट बिना सॉल्व करे ही 0 आ जाएगा, बिना कुछ करे। सर ये क्या हर बार ऐसा होगा? फिर अगर 0 है तो पेपर वाला सॉल्व करने के लिए देगा ही क्यों मुझे? ये ऐसा तब होगा जब आप इसके अंदर कुछ चेंजेस कर दोगे। अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, थोड़ा तसल्ली से बैठो, सब समझ में आ जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पर फिर पढ़ भी लेते हैं। ऑल द एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम आर जीरो देन द डिटर्मिनेंट इन जीरो। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो रो 1 के सारे एलिमेंट जीरो थे, तो डिटर्मिनेंट का भी आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो कुछ इस तरीके से सोचना होता है। बहुत बढ़िया। सर एक आधा ना क्वेश्चन इसका बता दो। तो देखो भाई, आप लोगों को ध्यान से सुनना, आप लोगों को रो चेंज वगैरह कॉलम आनी चाहिए, जो कि हम अभी आगे प्रॉपर्टी में सीखने वाले हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर क्या करा, 5 लिख दिया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, यहाँ मैंने 0 0 लिख दिया, यहाँ -6 और 7 लिख दिया। तो अब देखो कौन सी कॉलम में 0 है। सर अब कॉलम 2 में 0 है तो भी डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, बिना किसी देरी के। बोलो क्लियर है क्या? बस याद रखना, अगर ऐसे 0 हुआ तो सर ये तक क्या तब भी 0 आएगा? अब ज़रूरी नहीं है कि 0 आए, अब एलिमेंट पे डिपेंड करती हैं चीज़ें कि वो 0 बनना चाहती है नहीं बनना चाहती हैं। ये वाले केस में 0 आएगा जब या तो एक रो या एक कॉलम 0 हो। बोलो क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। थर्ड प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनैलिटी और रिपीटेशन। ये पीछे वाले क्वेश्चन पे बेस है, इसके अंदर मैं आपको रो और कॉलम को चेंज करना सिखाता हूँ। देखो भाई सबसे पहले आप समझो ये क्या है, क्या रही है। भाई हम ना कोई 2 रो या कॉलम को चुनना चाहते हैं। क्या बोल रहे हो, रो 1 और रो 2 को चुन लो। चलो ठीक है, ये रो 3 को हम ऐसे ही रहने देंगे। मान लो यहाँ लिखा है 2 1 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर भी हम लिख रहे हैं 2 1 3 और 9 8 6। तो ये क्या कह रहा है कि इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ रो या कॉलम आर प्रोपोर्शनल या आइडेंटिकल, मतलब जैसे कि देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तो आप देखोगे रो 1 और जो रो 2 है ना वो बिल्कुल ही आइडेंटिकल हैं, डिट्टो दिख रही हैं। कैसी दिख रही हैं? डिट्टो, यानी सेम टू सेम। तो इस केस में जो इसका डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल। अच्छा तो सर इसमें भी प्रोपोर्शन की क्या बात है? तो भाई प्रोपोर्शन की बात ये होती है, ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ लिखा है 2 4 6 और यहाँ लिखा है 1 2 3 और यहाँ 9 8 10। तो आप देखो यहाँ प्रोपोर्शन बनेगा। देखो 2 एकम 2, ठीक है, और यहाँ पे एक दूनी 2 बोल रहा है, 2 एकम 1 की बात है, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो सबको देखो 2/1
4/2 और 6/3। तो मैं कैसे कह सकता हूँ ना, रो 1 और रो 2, क्या बोला मैंने, रो 1 और रो 2 प्रोपोर्शनल हैं, और जब ये दो रो या दो कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाती है तो भी उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है। सर एक बार ना इसका रीज़न समझा दो थोड़ा सा। तो ये देखो भाई, इसको हटा दो 1 मिनट के लिए भी, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भाई अगर आपको नोट करना है, और कॉपी में नोट कर ले तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। देखो, अगर मैं मान लो जो रो होती है अपनी, ठीक है, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, ये कौन सी रो है, फर्स्ट। अगर मैं फर्स्ट रो को चेंज कर रहा हूँ, देखो इसका क्या मतलब होता है, चेंजिंग द फर्स्ट रो, ध्यान से सुनना, इसका मतलब है मैं रो 1 को चेंज कर रहा हूँ। और यहाँ पर होता है किस तरीके से चेंज करूँगा, तो यहाँ आएगा रो 1 माइनस रो 2। ये भी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आ जाता है जिसको हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। इस बार आपके सिलेबस में वो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका यूज़ इसके अंदर आ सकता है, तो ध्यान से देखना। R1 माइनस R2, क्या लिखा है यहाँ पे, R1 माइनस R2। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे R1 क्या है हमारे पास, सर 213, पूरी बात सुनो, और फिर R2 भी क्या है 213। तो चेंज किसे करना है, चेंज करना है R1 को, ध्यान से सुनो। तो यानी R2 और R3 सिमिलर रहेगा जैसा वो था, तो 213986, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब R1 ना न्यू बनेगी, अब वो न्यू क्या बनेगी, वो R1 में से R2 को माइनस करने के बाद बनेगी। तो 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो इस केस में आप देख सकते हो तीनों रो फिर से, मतलब एक रो के तीनों एलिमेंट फिर से 0 आ गए, इसीलिए डिटर्मिनेंट 0 होता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी इस प्रॉपर्टी से लिंक हुई या नहीं हुई, बिल्कुल हो गई। अब बात आती है कि सर आप यहाँ और क्या बता सकते हो। तो देखो भाई, जब भी आप किसी रो को चेंज करो तो आप क्या क्या कर सकते हो, ये नोट कर लेना कहीं पे कि देखो भाई, अगर मैं किसी रो को चेंज कर रहा हूँ तो मैं उसके अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, उसको किसी से भी डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन ये बात ध्यान से सुनना, उसके अंदर मैं किसी भी नंबर को प्लस या माइनस नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन मैं रो 1 में से रो 2 के एलिमेंट को माइनस कर सकता हूँ, रो 1 में से रो 2 के 5 टाइम्स ऑफ द एलिमेंट को माइनस कर सकता हूँ। लेकिन कभी भी इस तरीके से जब आप चेंज कर रहे हो ना, तो सिंगल एलिमेंट प्लस या माइनस नहीं हो सकता, याद रखना। आप ऐसे नहीं कर सकते कि इसके अंदर सर 2 जमा कर दो सब में, नहीं, ये गलत है। मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, प्लस या माइनस नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। अब भाई अपनी प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5 लगभग एक ही जैसे, इसलिए हमने इसमें साथ में रख लिया। अब देखो भाई, स्विचिंग प्रॉपर्टी ये क्या होती है, नाम में लिखा हुआ है इफ़ इंटरचेंज ऑफ एनी टू और रो, जो भी रो या कॉलम बोल दो, ब्रैकेट में कॉलम इसलिए लिखता है कि आप जो चीज़ रो के साथ करोगे वही कॉलम के साथ भी कर सकते हो। ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंज इट इज़ साइन। समझाता हूँ, देखो अगर मान लो ये अपनी रो थी 5 7 4, ये अपना 1 2 6 9 8 7। तो अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे चेंज करते हैं, ये अपना रो 1 है, ये अपनी रो 2 है, और ये अपनी रो 3 है, ठीक है। आप क्या करो ना, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज कर लो, सिर्फ 2 को, यानी सिर्फ 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करो, पूरे के पूरे डिटर्मिनेंट को चेंज नहीं करना। तो होगा क्या, 9 8 7 तो सेम रहेगा, ये दोनों चेंज होंगे, हाँ या ना। तो 1 2 6 इधर आ जाएगा, ठीक है, और 5 7 4 इधर आ जाएगा। तो आप नोटिस करो, जो पहले रो 1 थी अब रो 2 बन गई है, और रो 2 रो 1 बन गई है। तो इससे डिटर्मिनेंट पे क्या असर होता है, तो अगर आप सिर्फ 2 कंसेक्यूटिव रो या कॉलम को चेंज करते हो ना, सिर्फ 2 को, तो उस समय -1 साइन बाहर आ जाता है, ये बात याद रखना। यानी अगर पहले इसका डिटर्मिनेंट 10 आ रहा था तो अब इसका डिटर्मिनेंट -10 आएगा। पहले अगर -5 आ रहा था तो अब +5 आएगा, क्योंकि यहाँ साइन माइनस का आ रहा है। तो सर अगर मैं अब रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दूँ, तो भाई पहले -1 आ चुका है, अब इसको चेंज करने के बाद एक और माइनस आएगा तो वैल्यू फिर से प्लस हो जाएगी, ठीक है, ये वाली बात। बहुत बढ़िया। अब भाई इसके बाद हम सीखने वाले हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। ये यहाँ पे सिखा देता हूँ भाई, अलग से पेज पे ज़रूरत पड़ेगी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से सुनना। देखो पहले पढ़ लेते हैं, फिर लिख के तो मुझे दिखाना है। इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम of a determinant r multiplied by a non-zero constant then the determinant get multiply the same constant। अच्छा, इसको कहना क्या चाहता है, देखो अगर सारे एलिमेंट, क्या लिखा है यहाँ पे, इफ़ ऑल द एलिमेंट ऑफ किसी भी वैल्यू का ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर मल्टीप्लाई बाय नॉन जीरो कॉन्स्टेंट देन द डिटर्मिनेंट गेट्स मल्टीप्लाई बाय द सेम कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा ना तरीके से समझते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक आधी लाइन मिस हो, इसे अभी हटाते हैं, लाइन को समझो कि कहना क्या चाहता हूँ मैं आपसे। और आपको मैं बता दूं भाई, जितने भी क्वेश्चन अभी होंगे ना, ये वाली शीट कह लो या कुछ भी कह लो, ये सब आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस शीट को डाउनलोड कर सकते हो। अब बात आती है इसके अंदर प्रॉपर्टी की, तो ध्यान से देखो, मैं आपको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। मान लो हमने यहाँ पे
एक डिटर्मिनेंट बनाया, ठीक है, 5 9 7 2 4 8 5 6, ये किसी तरीके से हमने लिख दिया। अब इसके अंदर ना आप क्या करना चाहते हो, आप कह रहे हो कि सर इसके अंदर ना 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब ये जो 2 है ना, ये सब में मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? ध्यान से सुनना पूरी बात, काफ़ी प्रॉपर्टी बताऊंगा इसके अंदर। ये 2 या तो एक रो में मल्टीप्लाई होगा या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, बस एक रो या एक कॉलम में। उससे होगा क्या, उसके बाद जो डिटर्मिनेंट पहले रहा था ना, अब वो डिटर्मिनेंट भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि वो 2 जो था ना, सिर्फ और सिर्फ एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। आई नो आपके दिमाग में आया होगा, जब हम मैट्रिक्स करते थे सर, उसमें तो हम पूरे में मल्टीप्लाई कर देते थे, मैट्रिक्स कितनी भी बड़ी हो 2 सब में मल्टीप्लाई होता था, पर डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम में होगा। अब इसे पढ़ सकते हो, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ आ रो और कॉलम, ठीक है ना, किसी एक रो या एक कॉलम में डिटर्मिनेंट अगर किसी एक नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो। अब ये बात समझ में आ जाएगी आपको। अब अगर किसी नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो क्यों बोला जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। अगर जीरो से करोगे तो आंसर ही जीरो आ जाएगा, बात ही खत्म हो जाएगी, इसलिए जीरो को हटा दो। तो जो आपका डिटर्मिनेंट है वो भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है। तो कहने का मतलब है, अगर मैं 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सुनते जाना, तो ये 2 पंजे 10, 2 नीम 18 और 2 सत्ते 14, ठीक है। यहाँ पे 2 4 4 5 8 6, ये सेम रहा। तो आप नोटिस कर रहे हो, मैंने मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई बाय 2 इन रो 1, यानी रो 1 के अंदर मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो अब जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, अगर पहले डिटर्मिनेंट थी तो अब न्यू वैल्यू जो है ना वो ट्वाइस ऑफ द डिटर्मिनेंट हो जाएगी, क्योंकि 2 से आपने उसे क्या करा है, मल्टीप्लाई। बट सिर्फ इतने से बात नहीं बनती, इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ और होती है, ध्यान से सुनना, स्पेशल बात। अब जैसे कि देखो, आपको पता है कि कोई मैट्रिक्स है, अब मैं मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। अब जब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ मैट्रिक्स, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, ये मैट्रिक्स, तो आपको पता है 2 सब में मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पे अगर मैं इसे डिटर्मिनेंट की नज़र से देखूँ तो एक्चुअल में ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो सर। अगर आप इसे डिटर्मिनेंट की नज़र से देखो तो ये ट्वाइस ऑफ ए बन जाएगा, बिल्कुल। और ये जो 2 है ना, ये डिटर्मिनेंट के अंदर सब में मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब रो 1 में भी, रो 2 में भी और रो 3 में भी। अच्छा, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 नहीं बोल सकता क्या? नहीं भाई, जब रो बोल दिया तो कॉलम नहीं बोलना। और अगर आप कॉलम की नज़र से देखोगे तो फिर रो की नज़र से नहीं देखना। तो आप क्या देख रहे हो कि एक्चुअल में मल्टीप्लाई 3 बार हुई है। तो इसका मतलब जैसे पहले डिटर्मिनेंट ट्वाइस हुआ था, अब 2 का फिर से 2 गुना होगा और फिर 2 से गुणा होगा। तो एक्चुअल में अभी कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 8 से। क्यों हुआ, बात को समझना, क्लियर हो जाएगी सारी बात कि भाई 8 मतलब 2 की पावर 3। ये क्या हुआ, इस बात को समझो। क्वेश्चन के अंदर आपने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करा, पर वो कितनी रो में मल्टीप्लाई हुआ, 3 रो में। कितनी रो में, 3 रो में। इसी वजह से जब वो 3 रो में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस वजह से आप यहाँ जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 2 की पावर 3 रेस करोगे। कहने का मतलब है भाई, ये चीज़ अगर समझ में आ गई इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मैं इसे रेस कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ भाई, मान लो आपने 5a यानी किसी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करा और मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 थे, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल वो मैट्रिक्स 5 से 2 बार मल्टीप्लाई हुई। डिटर्मिनेंट में जब आप उसे देखोगे, क्योंकि मैट्रिक्स में तो आप 5 से मल्टीप्लाई करते हो, सब में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात आती है तो एक रो को एक नज़र से देखना होता है। तो एक्चुअल में कितनी रो से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 रो से। तो आप 5 × 5 लिखोगे, दैट मीन्स 5 स्क्वायर लिखोगे। वहीं अगर मान लो ऑर्डर 3 होता और आप 4 से मल्टीप्लाई करते तो 4 एक्चुअल में उस डिटर्मिनेंट के अंदर 3 बार मल्टीप्लाई होता। क्यों, क्योंकि अब ऑर्डर 3 है। तो यहाँ से अपना एक छोटा सा फॉर्मूला बनता है जिसमें आप डिटर्मिनेंट को अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो कांस्टेंट n बार मल्टीप्लाई होता है, दैट मीन्स ऑर्डर से, ठीक है ना। ये याद रखना, n का मतलब ऑर्डर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये कहूँ 2a डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी आ जाती है 32 मान लो, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि मैट्रिक्स के, यहाँ पे देखना मैं लिख देता हूँ, ये आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है। क्या बतानी है, एक मिनट, आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बतानी है अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है। सोच के देखो सर, बता दो एक बार आप, देखो भाई ध्यान से सुनना, मैं करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन बना दिया आपके लिए।
तो आप ये बताओ, ऑर्डर मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता, तो अगर मैं इस दो को मैट्रिक्स यानी डिटर्मिनेंट से बाहर निकालना चाहूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में हुआ था, तो आप 2 की पावर n लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? सोच के देखो। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे ऑर्डर नहीं पता, मैं ऑर्डर को n मान रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 32 है। अब ये डिटर्मिनेंट कितना है? सर ये डिटर्मिनेंट तो 4 है। बिल्कुल ध्यान से देखते चलिएगा, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, तो 2 की पावर n 8 आ गया। अब इस 8 का क्या मतलब होता है? सर 2 की पावर 3 होता है। तो 2 से 2 कंपेयर हो गया और n की वैल्यू 3 आ गई, यानी जो उसके ऑर्डर हैं क्वेश्चन में वो 3 हो गए। कितने हो गए? 3। तो इसका मतलब सारी चीज़ें कम इकट्ठी कर लेते हैं। अब नोटिस करो, अगर डिटर्मिनेंट 4 होता और मुझे मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो एक्चुअल में वो डिटर्मिनेंट में 3 बार मल्टीप्लाई होता। 3 बार क्यों मल्टीप्लाई होता है, इसका कारण मुझे समझाओ। 3 बार मल्टीप्लाई होने का सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि उस मैट्रिक्स के ऑर्डर भी क्या निकाले हैं हमने? 3 निकाले हैं। तो यानी 2 की पावर 3 यानी 8 हो गया, और इंटू 4 यानी 32। तो वही बात बन गई ना भाई। तो इस बात को मैं फाइनली लिख देता हूँ, और इसको कहीं ना कहीं नोट कर लेना, याद कर लेना कि अगर किसी कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है, तो उस डिटर्मिनेंट को आप उसी कांस्टेंट के रेज टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करते हो, जिसमें n का मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। पेपर में MCQ क्वेश्चन इसमें बहुत बनते हैं। बहुत बढ़िया भाई। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं बता दूं भाई, TTS पे अपनी क्लासेस बनती हैं, तो उसको आप अच्छे से देखो और चीज़ों को आगे बढ़ाओ। अब देखो भाई, सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी सिंपल से इसके ऊपर अभी क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। ये कहता है कि मैं मान लो ए, यहाँ पे देखो ये C1 C2 C3 है, ये D1 D2 D3 है, पर यहाँ पर 2 चीज़ें ऐसे लिखी हैं कि A1 B1 A2 B2, मतलब ऐसे कह सकते हो ना, A1 B1 A2 B2 और A3 है ना, A2 B2 एक ही बात है। तो इसमें आप कर क्या सकते हो, आप ना इनको दोनों को अलग अलग कर सकते हो, यानी 2 डिटर्मिनेंट बनेंगे जिसमें सेकंड और थर्ड कॉलम तो सिमिलर रहेगी, C1 C2 C3 C1 C2 C3, ठीक है। D1 D2 D3 और D1 D2 D3। लेकिन ये जो प्लस वाली है ना, इसको आप अलग अलग करोगे, A1 B1 A2 B2 C2 A3 और B3, बस आप इसको अलग अलग कर लोगे, बाकी इस एक्चुअल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन करवाऊंगा, समझ में आएगा, थोड़ा तसल्ली रखो। देखो भाई, अच्छा ट्रायंगल प्रॉपर्टी को अभी मैं रोकता हूँ, एक आधा क्वेश्चन करते हैं, फिर फाइनली ट्रायंगल प्रॉपर्टी को भी सीखेंगे। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, देखो ये क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं आपको कहूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, कैसे निकालोगे आप हो जाओगे परेशान। पूछो क्यों हो जाओगे, क्योंकि सर इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें। तो यहाँ लगाना है थोड़ा सा दिमाग। देखो 2 3 5 7 8 9। अब 65 को ना इस तरीके से मैनेज करो कि वो 2 और 7 से कोई रिलेशन बनाए। सर कैसे करें, देखो भाई 7 × 9, ठीक है, और +2, 65 बनेगा नहीं बनेगा, सोच के देखो। 7 × 63 और 2 65। अच्छा सर, फिर ऐसी 8 × 9 +3, 8 × 9 72, और प्लस में 3 करोगे 75, फिर 9 × 9 +5। अब सर ये 5 कहाँ से सोच रहे हो, 3 कहाँ से सोच रहे हो, 2 कहाँ से सोच रहे हो, ये दिख रहा होगा आपको। अभी रुको ज़रा, सब्र रखो। 2 3 5 7 8 9। अब देखो यहाँ 7 × 9 है, प्लस में 2 है, देखते जाना। अब मल्टीप्लाई वाले को इधर ही रखो, ठीक है, और प्लस वाले को अलग कर दो। 2 3 5 था, 7 8 9 था, और फिर 2 3 5 हुआ। अब आपने देखा जो मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी ये वाली, कि दो प्लस की वैल्यू को आप अलग अलग कर सकते हो, तो मैंने वही करा। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस में थी ना, तो 7 × 9 पहले लिख लिया और 2 को बाद में लिख लिया। अब देखो यहाँ पे 2 3 5 है, यहाँ भी 2 3 5 है, दोनों सिमिलर हैं, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया बिना किसी डाउट के। अब इधर आ जाओ, मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई हमेशा किसी एक रो या एक कॉलम में होता है ना। तो देखो आप कॉलम नंबर 3, इसके अंदर देखो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सर 9 से, तो 9 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 3 5 7 8 9 7 8 9। तो ज़रा नोटिस करो, ये भी 7 8 9, ये भी 7 8 9, तो पूरी तरीके से 7 8 9 7 8 9 छाया हुआ है। तो इसका मतलब जो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि ये भी आइडेंटिकल है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, सीधा आंसर क्या आ गया, 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन में आप समय बचा सकते हो। इसको भी करवाऊंगा, रुक जाओ ज़रा। अब आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, तो ये 1 1 1 है, ऊपर BC CA AB है। बहुत क्वेश्चन है यार, बहुत, टेंशन मत लो तुम। BC AB CA BC। अब देखो ध्यान से नोटिस करना जो मैं पढ़वाना चाहता हूँ आपसे।
ये कलर लेते हैं, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। तो ये तीनों साउंड आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं, बस अलग अलग कॉलम में है। तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनना, कॉलम 3, ठीक है, यानी ये कॉलम 3 है ना, बिल्कुल, कॉलम 3 चेंज टू, यानी कॉलम 3 को बदल रहा हूँ मैं, जो कि होगा कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, यानी कॉलम 3 और कॉलम 2 को प्लस कर लो, ये कॉलम 3 को चेंज करना है। लेकिन कॉलम 3 जो चेंज होगी उसके अलावा, यानी 1 वाली ये सेम रहेगी, बी सी सी ए बी सेम रहेगा, ठीक है। अब सिर्फ कॉलम 3 के अंदर चेंज करते हैं, आ जाओ करते हैं भाई। सबसे पहले आएगा ए बी बी सी सी ए, क्योंकि दो चीज़ें पहले से हैं, एक इधर से आ रही है, नीचे भी यही बनेगा ए बी बी सी सी ए बी और बी सी था, इसमें भी यही बनेगा, ए बी नहीं था, ए बी ले आओ, बाकी बी सी सी ए है। अब नोटिस करो, ये एलिमेंट ये एलिमेंट ये एलिमेंट, तीसरी कॉलम में सारे एलिमेंट कॉमन है ना, तो उसको बाहर ले आओ, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। देखो जी बाहर आ गया, ए बी बी सी सी ए तीनों कॉमन आ गए, अंदर क्या बचा 1 1 1 बी सी सी ए बी। जब कोई चीज़ कॉमन ले ली जाती है और वहाँ कुछ नहीं बचता तो क्या बचता है 1। अब नोटिस करो, कॉलम 1 और कॉलम 3 आइडेंटिकल है या नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिकल होने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे चीज़ों को जल्दी करा जा सकता है और कैसे आंसर को 0 लाया जा सकता है, बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को देखो, सब में माइनस माइनस दिखाई दे रहा है, कुछ मत करो, बस रो 1 को चेंज कर दो। क्या चेंज करना है सर, रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ओके। तो ध्यान देना, अगर मैं रो 1 को चेंज कर रहा हूँ तीनों को प्लस करने पर, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब इसको चेंज करो, b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, फिर चेंज कर दो c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब देखो मैं नीचे वाली भी लिख सकता हूँ, पर थोड़ा सुनना तो समझ में आ जाएगा क्यों नहीं लिख रहा। b से b गया, c से c गया, a से a गया, 0 बचा। b से b गया, a से a गया, c से c गया, 0 बचा। c से c गया, b से b गया, a से a गया, 0 बचा। अब एक बात बताओ, अगर मैं रो 2 रो 3 लिख भी दूं और ये क्वेश्चन कम मार्क्स का MCQ वाला है, तो मुझे नहीं पता क्या अगर तीनों की तीनों जो एलिमेंट होते हैं एक सिंगल रो के 0 हो जाए तो जो आंसर है यानी डिटर्मिनेंट का वो भी 0 आता है। देख रहे हो आप कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करते फटाक से आंसर 0 आता है। तो भाई इस तरीके से चीज़ों को और शॉर्ट में करना चाहते हो और अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो पे बने रहो, ठीक है भाई। आ जाओ, अब ये क्वेश्चन देखो, ये भी सिमिलर पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। इसको मैं आपको कमेंट में पूछता हूँ, इसका बताओ क्या आंसर आएगा। ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, ठीक है। रो 1 को चेंज करके आप रो 1 प्लस रो 2 कर लो, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना तो आपके सेम वैल्यू बन जाएगी और उसको कॉमन ले लेना, वैल्यू 1 1 आ जाएगी। आइडेंटिकल होने पे डिटर्मिनेंट 0 आता है ना। लो मैंने आंसर बता दिया, बट आप करके देखेंगे, इसको फटाफट अच्छे से कॉपी में नोट करना और करके बताना भाई 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। और भाई ऐसी चीज़ों को ना देखो, अभी आपने देखा कि नहीं जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, इसी तरीके की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है आपको CUET के अंदर। अभी आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, नो डाउट पूरा फोकस आपका बोर्ड पर है, बहुत अच्छी बात है, बट पैरेलली आपको CUET लेकर चलना पड़ेगा मेरी जान। क्योंकि अगर आप CUET लेकर ही नहीं चलोगे साथ में तो एट दी एंड सारी चीज़ें नहीं बनती हैं, थोड़ी बन जाएंगी पर सारी नहीं बन सकती। तो आपको CUET की तरफ जाना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा जाओ। अब बात आती है कि सर CUET के हमें मन तो कर रहा है पर प्रिपरेशन करने के लिए कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा। तो भाई एडू कैप्टन बैठा तो है, क्यों दिक्कत ले रहे हो। हमारा प्रीमियम कोर्स आप लोगों के लिए ही तो लाइव है, जिसमें हम CUET, IP मैट, क्राइस्ट, सेंट जेवियर, मुंबई, नासीमुंजी और जितने भी एंट्रेंसेज हैं सबकी तैयारी करवाते हैं एक सिंगल कोर्स के अंदर। इसमें लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं आपको, फिजिकल बुक्स आपके घर पर डिलीवर होती हैं जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने में मदद करवाती हैं। वही मॉक टेस्ट और डाउट सपोर्ट आपको प्रॉपर तरीके से मिलता है। इस नंबर पर आप जाके बात कर सकते हो, जो भी क्वेरी हो, क्या प्राइस है, क्या कोर्स है, क्या चीज़ें हमें मिल सकती हैं, सब चीज़ें इसके अंदर आपको बताई जाएगी। और बात रही कि हमारे कोर्स का रिजल्ट क्या रहा है, सेम कोर्स से पढ़कर ऑल इंडिया रैंक लेकर आया था हमारा बच्चा आयुष्मान। और यही नहीं, आप अगर देखोगे तो IP मैट इंदौर के अंदर हमारे ऑलरेडी रैंक होल्डर हैं और 30 से ज़्यादा बच्चे पिछले साल SRCC में जा चुके हैं और 17 से 20 बच्चे इस साल भी SRCC में एंटर हो गए हैं। तो सारी चीज़ें है ना भाई आपके सामने है, रिजल्ट देखो, कोर्स और ज्वाइन करो। और उसके बावजूद भी अगर कुछ बच जाए ना तो इंडिया में हम पहले ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो 5 डेज़ मनी बैक गारंटी लेते हैं। कोर्स लो, परचेस करो, पढ़ाई करो और अगर आपको पसंद ना आए ना 5 दिन के बाद अपने पैसे ले लो भाई, सीधी बात है। 5वें दिन के अंदर बता दो भाई मुझे कोर्स में मज़ा नहीं आ रहा, आपको अपने पैसे मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फिर से इवैल्यूएशन आ गया। अब हर क्वेश्चन का आंसर थोड़ी ना 0 होगा, कुछ क्वेश्चन 4 मार्क्स 3 मार्क्स के भी तो होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है ये भी सीख लेते हैं।
अभी आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको एक्सपेंड करना है, सॉल्व करना है, कैसे करें देखो। अब थोड़ा अब देखो, मैं अगर आपको ये कहूँ इसको एक्सपेंड कर दो तो आप बोलोगे सर एक्सपेंड तो मैं भी कर लेता, इसमें नया क्या बताया आपने, प्रॉपर्टी का फ़ायदा क्या हुआ। प्रॉपर्टी क्वेश्चन को ईजी करने के लिए बनाई गई है ना, तो सीखो। आप करोगे इसके अंदर रो 1 को चेंज, रो 1 माइनस रो 2, ठीक है। और इसी प्रकार आप रो 2 को भी चेंज करोगे, रो 2 माइनस रो 3। अब सर ये चेंज कैसे कर रहे हो, देखो बार बार कह रहा हूँ, जिसको चेंज करना है उसे पहले लिखो और जो उसका सोर्स रहेगा उसे पीछे लिखो, ठीक है। अब आ जाओ, देखो किसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा, रो 3 में, तो 1CAB ये लिख दिया भाई मैंने, ओके। अब अगर मैं बात करूँ बाकी रो की तो उसका क्या, देखो भाई 1 में से 1 को माइनस करा, क्योंकि रो 1 में से रो 2 को माइनस करना है तो 0 आ गया। ए में से बी को माइनस कर दिया, इसको चाहो तो रफ में लिख लो, पूरा लिखना है तो ये लो BC माइनस CA। अब आप जब रो 2 को चेंज करोगे तो रो 2 के लिए रो 3 में से रो 3 को माइनस करना है, 1 में से 1 गया, फिर 0 हो गया। अब सर आप 0 पे क्यों इतना एम्फोसाइज कर रहे हो भाई, मेरा 0 पे फोकस बनाने का मोटिव यही है कि जब आप एक्सपेंड करोगे तो जितनी वैल्यू कम रहेगी उसको एक्सपेंड करना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। अब देखो भाई इसको माइनस करो, अब CA माइनस AB, तो अब नोटिस करो यहाँ पे वैल्यू बन गई है और कुछ कॉमन आना शुरू हो जाएगा। सर कैसे, देखो भाई A माइनस बी, B माइनस C और ये C, यहाँ आपका नोटिस करना इसमें C कॉमन आ रहा है, वो भी माइनस का। क्यों सर, माइनस का C कॉमन लेने पर A पॉजिटिव बचेगा और B आपका नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली नीचे अगर आप देखोगे तो A कॉमन आएगा और अंदर B माइनस C बच जाएगा और यहाँ आपका AB तो है ही। अब कॉमन देखो, इस वाले में A माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसमें B माइनस C कॉमन आ रहा है, तो A माइनस बी और B माइनस C कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 0 0 1 1 1 C, देखो ना पूरा कॉमन आ चुका है, माइनस का C माइनस का AB। अब आप बिना किसी डाउट के, बिना किसी देरी के इसे एक्सपेंड कर सकते हो क्योंकि डिटर्मिनेंट हो चुका है छोटा। सर छोटा कैसे हो गया, अब नोटिस करो, अगर मैं इसको कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दूं तो मेरे पास 2 तो 0 ही है ना, तो सिर्फ मुझे 1 पे फोकस करना है। बिल्कुल सर, तो 1 पे फोकस करते समय डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड होगा, माइनस ए का माइनस ए, बीच में माइनस साइन और माइनस सी को मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और बीच में भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फाइनल वैल्यू बनी A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस ए। तो इस प्रकार से अपनी डिटरमिनेंट की वैल्यू बन जाती है। पेपर में या तो इवैल्यूएट आता है इस तरीके से, या कई बार इसको एक्सपेंड करके प्रूफ दैट भी बोलेगा, तो उसकी भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन को देखते चलो। अब देखो भाई इसमें प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया, प्रूफ करो ये इक्वल वाली वैल्यू। तो देखो अगर आप नोटिस करो तो इसमें कॉमन का खेल है। देखो इस वाले में देखो A कॉमन आ रहा है, इसमें B कॉमन आ रहा है और इसमें C कॉमन आ रहा है, हाँ या ना। चलो कॉमन कॉमन खेलते हैं। तो आप A B C रो 1 रो 2 और रो 3 से रेस्पेक्टिवली कॉमन ले रहे हो तो आपको A B C मिल गया। अब नोटिस करो ये माइनस A है, बचेगा क्योंकि एक बार A बाहर चला गया, यहाँ B बचेगा, यहाँ C बचेगा। यहाँ से B कॉमन ले रहे हो तो यहाँ A B और C बचेगा। यहाँ पर अगर आप C कॉमन लेते हो तो A B और C बचेगा। अब फिर से कॉमन लेना है लेकिन इस बार कॉलम वाइज कॉमन लेना है, ठीक है। ध्यान से देखो, अब कॉलम 1 में A है, कॉलम 1 में, कॉलम 2 में B है और कॉलम 3 में C है। तो अब फिर से अगर आप ABC कॉमन लेते हो तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि सब कुछ ये डबल हो गए ना चीज़ें। अब यहाँ क्या बचा, माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1। अब आप चाहो तो और सॉल्व करके इसे 0 बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यूँ कहूँ R1 चेंज टू R1 प्लस R2, सर कैसे, देखो भाई अगर मैं ये कह रहा हूँ रो 1 चेंज कर रहा हूँ मैं, तो इसका मतलब बाकी रो में कुछ छेड़छाड़ नहीं होगी, बिल्कुल। तो यानी 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 और सॉरी 1 1 और माइनस 1, ये मैंने रो 2 और रो 3 को सेम रखा है। अब रो 1 को चेंज करना है मुझे इन दोनों को ऐड करके, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 और ये बचेगा 2, क्योंकि 1 और 1 2 हो जाएगा। अब इसे एक्सपेंड कर दो भाई, क्या दिक्कत आ रही है, आ जाओ। अब इस वाले से एक्सपेंड कर दो कॉलम रो 1 से, और जब रो 1 से एक्सपेंड करोगे दो वैल्यू तो 0 ही है ना भाई, तो उसको सॉल्व भी मत करो। 0 माइनस 0 प्लस 2, अब 2 से इसे एक्सपेंड करो, 1 एकम 1, बीच में माइनस, देखते चलिएगा, और 1 एकम 1 ये भी माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। 2 1 और 1 2 और 2 दूनी 4, तो एक्चुअल वैल्यू आ गई 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर। देख लो क्या यही प्रूफ करना था क्या, बिल्कुल सर। तो इसी तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, आ जाओ और देखते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही प्यारा है भाई, बहुत ही प्यारा। देखो चेंज करना बड़े तबीयत से सुनना, मैं कह रहा हूँ रो 1 को तो चेंज कर ही सकते हो, साथ ही चाहो तो आप कॉलम 1 को चेंज करो इस बार। अब कॉलम 1 को मैं चेंज करना तो चाहता हूँ, पर कॉलम 1 में ऐसा क्या करूँ जो ये वैल्यू बन सके। तो नोटिस करना, कॉलम 1 को माइनस कर दो x इंटू लगाकर कॉलम 3 से, देखो ना ध्यान से। अच्छा सर इसका क्या मतलब है, बहुत ध्यान से सुनाता हूँ, आ जाओ। कॉलम 1 को मत छेड़ो अभी, कॉलम 2
जैसी है वैसी लिख दो, कॉलम 3 को भी वही रहने दो। अब सुनो, मैं कह रहा हूँ कॉलम 1, देखना कॉलम 1 माइनस एक्स इंटू कॉलम 3 ऐसे चेंज करना है। तो पहला एलिमेंट बताओ क्या है कॉलम 1 का, 1 माइनस एक्स इंटू में कॉलम 3 का एलिमेंट, तो वो क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, तो 1 माइनस एक्स क्यूब आ गया, तो यहाँ लिखो 1 माइनस एक्स क्यूब। अब समझ में आया क्या किस चीज़ पे फोकस है मेरा। अब फिर से यहाँ से उठाना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ एक्स लिख लो और फिर यहाँ एक्स लिख लो। एक्स इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये माइनस करने पे क्या बना, 0 बना। अब फिर से कॉलम 1 का एलिमेंट उठाओ, यहाँ एक्स है, माइनस में एक्स इंटू में 1 है, ये भी माइनस करने पे 0 हो जाएगा, बिल्कुल। तो अब नोटिस करो कॉलम 1 में से एक्स की क्यूब यानी 1 माइनस एक्स की क्यूब कॉमन आ जाएगा। सर कैसे कॉमन आ गया, सुनना ज़रा ध्यान से भाई। जब 0 यहाँ लिख दिया तो 0 का क्या मतलब होता है कि 0 का मतलब ये है कि उसमें से सब कुछ कॉमन आ सकता है, क्योंकि कोई भी वैल्यू 0 में मल्टीप्लाई होने पे 0 ही बनती है। तो 1 माइनस एक्स की क्यूब कॉमन आ गया। अब आपको दिख ही रहा है कि 2 0 बन गए हैं, एक 1 है, तो एक्सपेंड कर दो। क्या दिक्कत आ रही है, आ जाओ एक्सपेंड करना बता देते हैं आपको। ये सिर्फ समझाने के लिए था, ऐसे हटा देते हैं। अभी एक प्रॉपर्टी और बतानी है भाई, तब इससे बैठो, आ जाओ 1 माइनस एक्स क्यूब, आ जाओ एक्सपेंड खेलें। तो भाई 0 का तो कोई रोल ही नहीं है, सीधा 1 से एक्सपेंड कर दो। 1 एकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, तो एक्स क्यूब हो गया। तो नोटिस करो 1 माइनस एक्स क्यूब, 1 माइनस एक्स क्यूब कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर करते ही ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। तो ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन हमें करने आने चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और कराता हूँ। तो देखो भाई यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी ए सी, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले आप ऐसा करो, रो 1 में से, ठीक है, रो 2 में से और रो 3 में से ए बी सी कॉमन ले लो। मतलब रो 1 में रो 1 से ए कॉमन लो। तो अगर मैं ए कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, प्लस में 1 अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं सर। इसमें से ए कॉमन लेने पे बी बचेगा, इसमें कॉमन लेने पे सी बचेगा। ठीक है, इसको देखो, इसमें से बी कॉमन ले लो तो यहाँ ए और सी बचेगा। ठीक है, क्योंकि बी कॉमन ले रहे हो आप तो अंदर बी प्लस 1 अपॉन बी। फिर यहाँ पर आपका सी, अगर मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ सी को, तो यहाँ पे सी बाहर जाते ही ए बचेगा, यहाँ बी बचेगा और यहाँ सी प्लस 1 अपॉन सी बचेगा। अब इस सवाल का इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब देखो आपको सवाल में ना ए स्क्वायर चाहिए, तो अब क्या करो, इस ए को आपने रो 1 रो 2 रो 3 रो 2 और रो 3 से क्या करा था, कॉमन लिया था ना। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो। और याद रहे मैंने कहा था मल्टीप्लाई या तो सिंगल रो में होती है या सिंगल कॉलम में होती है। तो मल्टीप्लाई ए बी सी इन कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। अब उससे होगा क्या, सवाल ख़त्म हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई करने पर ये ए स्क्वायर प्लस 1 फिर से हो जाएगा, है ना भाई, क्योंकि आप ए प्लस 1 अपॉन ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, प्लस में 1 अपॉन ए, यानी वो ए से कैंसिल हो जाएगा। देखो इसको कुछ इस तरीके से बना ना भाई, ए स्क्वायर प्लस 1, बिल्कुल। नीचे ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर और 1 प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस 1। इस तरीके से वैल्यू बन गई। अब नोटिस करो, आपके पास ए स्क्वायर प्लस 1 है, ए बी स्क्वायर है और सी स्क्वायर है। तो इसका मतलब जो आपकी कॉलम 1 है उसे चेंज करना है, बिल्कुल। कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो जो कॉलम 2 और 3 है उनको लिख लो, बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 1 और बी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर है और सी स्क्वायर प्लस 1 है। और यहाँ पे आपका बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि तीनों कॉलम के एलिमेंट को हम ऐड कर रहे हैं। यहाँ भी बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। नीचे भी बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब आपको यही चाहिए था तो इसको कॉमन ले लो। अब सर इस पर फोकस कैसे गया आपका, भाई सीधा बात है ना, प्रूफ तो यही करना है। आ जाओ देखते हैं उसे भी। ये रहा। अब यहाँ पे आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा, 1 1 1। यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है भाई, अब इसमें आप क्या कर सकते हो सर, 0 बना दो। तो रो 1 माइनस या रो 1 चेंज टू रो 1 माइनस रो 2 कर लो, और रो 2 चेंज टू रो 2 माइनस रो 3 कर दो। ठीक है, तो उससे होगा क्या, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देखो भाई रो 1 कैसे चेंज होगी, सर रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दो, तो 1 में से 1 गया 0। इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि इसमें से आप माइनस कर रहे हो इसको। ठीक है, अब आ जाओ, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया 0, 1 में से अब 1 गया क्योंकि अब मैं रो 2 को चेंज कर रहा हूँ तो ये भी 0।
बी स्क्वायर प्लस 1 में से बी स्क्वायर गया तो 1, सी स्क्वायर में से ये गया तो -1, और आपने रो 3 में कोई चेंज नहीं करा तो वो सेम टू सेम रहेगी। ठीक है भाई, अब इसे एक्सपेंड करना बहुत ईजी है क्योंकि आपको भी पता है किस कॉलम या रो के अलॉन्ग इसे एक्सपेंड करना है। ठीक है, मैं इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगा, देख सकते हो आप, क्योंकि ये सीधी सी बात है, कॉलम 1 में सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है तो 1 + a² + b² + c² तो मैं लिख ही रहा हूँ। यहाँ 1 से एक्सपेंड कर रहा हूँ, एलिमेंट देख लेते हैं, ये गया और ये गया तो 1 × 1 और बाकी तो आपका बन गया 0। तो 1 × 1 = 1, तो एक्चुअल वैल्यू सिर्फ ये बचेगी। तो जो आपको प्रूफ करना था वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो बताओ भाई ये वाली चीज़ें क्लियर हुई या नहीं हुई? तो जितने क्वेश्चन मैंने करवाए ना भाई, इसे रिपीट करो, अच्छे से करो, और यहाँ तक वीडियो में पहुँच गया तो भाई बिल्कुल कमेंट भी छोड़कर जाना है जिन जिन क्वेश्चन में मैं पूछा हूँ। आप वीडियो को सब्सक्राइब करने से पहले एक आखिरी प्रॉपर्टी और सीख लो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, आ जाओ, ये रही ट्रायंगल प्रॉपर्टी। तो कब मैंने आपको ना शुरुआत की मैट्रिसेस के टॉपिक में सिखाया था लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो उसमें क्या होता है ना, देखो इसमें देखो यहाँ 0 बन रहे हैं ना, और इसमें यहाँ 0 बन रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में ना सॉल्व करने की कोई नीड ही नहीं होती। इसमें सीधा डिटर्मिनेंट आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। मतलब जैसे देखो 5 4 9 है, ठीक है, और 8 9 3 है, और यहाँ पर 0 0 0 है। तो इस तरीके के डिटर्मिनेंट वाली वैल्यूज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ध्यान से सुनना। इसमें कुछ मत करो, सिंपली डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लो, मतलब 5 4 और 9, ये अपना आंसर हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर? अच्छा सर, पक्की बात है, बिल्कुल। अब जैसे इसका मैं आपसे डिटरमिनेंट पूछूं, क्या होगा? 9 3 4 8 1 और 3, और ये 0 0 0। तो आप बताओ कमेंट में इसका आंसर क्या होगा? क्या इन डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर आएगा? और अगर येस आएगा तो एक्चुअली इसकी वैल्यू बता दो क्या बनेगी। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। इस प्रॉपर्टी को अच्छे से सीखो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डायगोनल होता है पर मैट्रिक्स को लोअर या अपर ट्रायंगुलर होना पड़ता है। तो भाई चलिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।